Good morning, class 6. Now, this is a chapter number 11, History, the Gupta Empire. देखो, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो चुका था तो सत्यवाहंस और दो कुशांस थे, उनका एम्पायर डेवलप होना शुरू हुई। ये टू इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स इंडिया में जो राइज हो रही थी, ठीक है ना। इनके जो एम्पायर्स थे वो हमारे मिडिल 3rd सेंचुरी एडी में आते आते एंड में ख़त्म हो रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे कुशांस थे उन्होंने काफ़ी रन किया था। उनका एम्पायर जो था वो गुप्ता एम्पायर था, वो काफ़ी आगे बढ़ा। और मौर्यन एम्पायर जो था वो सेकंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर था एंशियंट टाइम का। उसके बाद हमारा गुप्ता एम्पायर जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ वो नॉर्थ इंडिया पॉलिटिकल यूनाइटेड था। इनका राजनीति काफ़ी एकाधिक थी, ठीक है ना, मतलब यूनाइटेड होकर रहते थे ये लोग। प्रशस्ति की बात करते तो वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुप्ताज। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम गुप्ता लिटरेचरी और उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्स से ले सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारा इस टाइम पर वो हमारा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, जिसकी क्या बोलते हैं महत्व बहुत ही ज़्यादा है मिलिट्री अचीवमेंट को लेके, जो कि समुद्रगुप्ता जो थे उनका मिलिट्री पावर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, ठीक है ना। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल वॉरियर्स किंग थे, जीतने वाले किंग्स थे गुप्ता डायनेस्टी के, वो इसी के अंदर थे। जो प्रशस्ति था वो एक स्पेशल काइंड की इंस्क्रिप्शंस थी। प्रशस्ति का मतलब था इन प्रेज ऑफ संस्कृत, प्रशंसा होना, ठीक है ना। इसका मतलब है कि प्रशंसा। इसके अलावा प्रशस्ति है वो कंपोज किया गया था हमारे पोइट ने तारीफ में, जो कि सभी धर्मों को एक समान तरीके से देखते थे। एक स्पेशल इक्वालिटी थी इनके टाइम पर, अचीवमेंट थी काफ़ी किंग्स को लेकर, ठीक है ना, मतलब इनका महत्व काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज हुआ था हैरी सेनार्स के थ्रू, ठीक है ना। ये हमारे कोर्ट के पोइट थे, समुद्रगुप्त के टाइम थे। जो प्रशस्ति था वो लॉन्ग लिस्ट रूलर थे और इन्होंने काफी सारे राजाओं को हराया था। उसके बाद फिर ये भी हार गए थे। अब जिनको हराया था उनके नेम्स और टेरिटरीज इनके पास आ गई। इसके अलावा जो प्रशस्ति की जो ग्लोरीज थी वो काफी ज्यादा प्रचलित थी, काफी ज्यादा फेमस थी, ठीक है ना। समुद्रगुप्त एक ग्रेट कॉन्क्वायर ही नहीं थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली पोइट भी थे, ठीक है ना। इनके अंदर जो म्यूजिक का टैलेंट था वो काफी अच्छा था। प्रशस्ति जो थे वो एक इम्पोर्टेंट राजा रहे। इनके सोर्सेस काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराते हैं गुप्तास के बारे में। जो लिटरेरी सोर्स है गुप्ता पीरियड के टाइम का, उसमें हमारे काफ़ी सारे राइटिंग स्किल्स, राइटिंग की चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। जो फेमस राइटर थे वो हमारे उस टाइम के कालिदास थे, भसा थे, और अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर और हमारे फाहिन थे, ठीक है ना, जो कि फॉरेन ट्रैवलर थे और ये हमारे चाइना से आए थे। इसके अलावा जो गुप्ता थे वो हमारे काफ़ी फेमस अजंता पेंटिंग के लिए गुप्तास का काफ़ी प्रचलित रहा है, अजंता पेंटिंग्स के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं। इसके अलावा जो लार्ज नंबर हमारे जो गोल्ड के कॉइन्स थे वो सबसे ज़्यादा गुप्ता टाइम पर ही रिलीज हुए थे, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 AD 335 AD। देखिए जो फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के वो हमारे श्री गुप्ता थे, ठीक है, जिन्होंने रूल किया था 240 AD से लेकर 280 AD तक। इसके अलावा चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 320 AD से लेकर 335 AD तक रूल किया था। इन्होंने डायनेस्टी बनाई थी और जो डायनेस्टी काफी पावरफुल थी। इन्होंने अपनी पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया
इनका किंगडम काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड था, मगध से लेकर प्रयाग तक और मॉडर्न इलाहाबाद और साकेत और अयोध्या में भी, ये सब भी इनके कंट्रोल में थे। लेकिन इन लोगों ने उसको अपने मतलब अपने अंडर में नहीं लिया था, क्योंकि इतना बड़ा राज्य संभालना ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो बहुत फैला हुआ था। ऊपर से वो इसको भी कंट्रोल कर लेते, मतलब कंट्रोल तो था लेकिन इसमें दूसरे राजा उन्होंने अपॉइंट कर दिए थे जो कि उनके काम करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे जितना भी मिनरल रिच बिहार था, हमारे फर्टाइल लैंड्स में उत्तर प्रदेश आता है, सबको ही पता है ये तो ये सब इन्हीं के अंडर हुआ करता था। ठीक है, ये डायग्राम आप स्टडी कर सकते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी थी वो हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट की काफ़ी ज़्यादा स्टैब्लिश थी और एक पावरफुल किंगडम था इनके पास। इनकी स्ट्रेंथ, पॉलिटिकली पोजीशन, काफ़ी स्ट्रेंथ थी इनकी, काफ़ी ताकत थी इसके अंदर। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शादियां भी करी। ठीक है ना, अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए, और लिच्छवी फैमिली से की थी। ठीक है, समुद्रगुप्ता 335 AD टू 380 AD, जो गुप्ता का जो किंगडम था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड था, और चंद्रगुप्त के जो बेटे थे और उनके जो सक्सेसर आए समुद्रगुप्ता के 335 AD से लेकर 380 तक, उनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इनका कोर्ट का एक पोइट था हैरी सेना, ठीक है ना, जिन्होंने इनकी ग्लोइंग के बारे में बताया है। इनकी मिलिट्री में काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स थी, क्योंकि ये लोग काफ़ी सारे स्टेट्स, राज्य, टेरिटरीज जीत रहे थे, तो इनका काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन था। इसके अलावा हमारे अशोका के पिलर्स बने हैं इलाहाबाद में, और प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग जो है वो एंशियंट है, एंशियंट नेम है इलाहाबाद का। इसके अलावा जो प्रशस्ति है उसका मतलब है इन प्रेज। ठीक है, इन प्रेज ऑफ। जो पिलर है हमारे, वो हमारे अशोका के टाइम पर बने थे। जो समुद्रगुप्त जो थे वो ग्रेट वॉरियर के साथ ही काफ़ी ज़्यादा वाइज पर्सन भी थे, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का तरीका भी बहुत ही यूनिक था। ठीक है ना, इन्होंने काफ़ी सारे रूलर्स को हराया और उनके राज्य अपने में नहीं मिलाए थे। ठीक है ना, क्योंकि गुप्ता का एम्पायर ऑलरेडी इतना बड़ा था, वही कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। ठीक है ना, तो इसकी वजह से काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आ रही थी इतना वास्ट एम्पायर को संभालने में। तो इसलिए इन्होंने अपना जो किंगडम था वो और ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड नहीं करा। हरिसेना ने कुछ अकाउंट्स लिखे हैं इनकी जीत पर, ओवर द 5 काइंड्स ऑफ किंगडम। इनके पास 5 तरह का किंगडम था, वो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। रूलर ऑफ द गंगा यमुना वैली और द आर्यवर्ता, नॉर्थन इंडिया में पड़ता है ये। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे राजाओं को हराया था, डिफीट किया था। प्रेजेंट टाइम पे वो दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंडर में आता है। ठीक है ना, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन सारी जगह का इन्हीं के पास था। रूलर ऑफ द ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग द फ्रंटायर स्टेट ऑफ द आसाम, नेपाल एंड द कोस्टल बंगाल। ये सारे रूलर जो थे इंडियन ईस्टर्न इंडिया के, वो भी इनके अंडर थे, जैसे आसाम, नेपाल और बंगाल। ठीक है ना, इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा था इनका ओवरलॉर्डशिप। ठीक है ना, लेकिन वो उसको अपना गुप्ता का पार्ट नहीं बनाना चाहते थे। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को वहां भेज दिया था, एनुअल ट्रिब्यूटरीज बना दी थी और अटेंड करते थे सिर्फ इनके कोर्ट्स को। 12 रूलर ऑफ द डेक्कन एंड द दक्षिणा पथ, इन्होंने सरेंडर कर दिया था समुद्रगुप्त को हारने के बाद, और इन्होंने अलाउ कर दिया था कि समुद्रगुप्त ने अलाउ कर दिया कि वो अपना रूलर दोबारा से वो अब उस जगह पर रूल कर सकते हैं हारने के बाद भी, सिर्फ जो टैक्सेस होंगे वो इनको देने पड़ेंगे। द फॉरेस्ट किंगडम सिचुएटेड था हमारा विंध्यास में, विंध्यास रीजन में, वो भी ये लोग हार गए थे, और हारने के बाद वो डायरेक्ट हमारा गुप्ता एम्पायर के कंट्रोल में आ गया था। द डिसेंडेंट ऑफ द कुशान्स एंड द शकाज, ये अफगानिस्तान में रूल कर रहे थे,
और श्रीलंका में रूल करे। इन्होंने भी अपने आप को सबमिट कर दिया था और अपना राज्य सबमिट करने के साथ से इन्होंने अपनी डॉटर को भी इनको सबमिट कर दिया था कि आप हमारी बेटी से शादी कर ले, ठीक है ना। इसकी वजह से इनकी ग्लॉसरी, इनका प्रेज समुद्रगुप्त का बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा था अशोका के टाइम पर भी, ठीक है ना। उसके बाद इनके राज्य को अशोका ने आगे बढ़ाया, अशोका पिलर्स बने हैं। समुद्रगुप्त ने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। उन्होंने हमेशा ब्रेवरी से, अपने एम्बिशियस स्पिरिट से क्या किया, इसको आगे बढ़ाया और नेपोलियन के राज्य में भी अपने राज्य को आगे बढ़ाया। और ये बोले जाते थे नेपोलियंस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चंद्रगुप्त सेकंड एंड 380 एडी 413 एडी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो समुद्रगुप्त थे उनके जो सक्सेसर थे उनका बेटा था रामागुप्ता, ठीक है ना। उनको कैप्चर कर लिया गया था शकास के द्वारा, शकास स्तूपा, ठीक है ना। इनके जो ब्रदर थे चंद्रगुप्त सेकंड, उनको डिफीट किया गया था शकास स्टापास के द्वारा। चंद्रगुप्त सेकंड 380 एडी से लेकर 413 एडी तक रहे। इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। और जब इन्होंने रिजाइन किया तो गुप्ता ने अपनी हाईएस्ट पावर को अटेन कर लिया था, हाईएस्ट प्रॉस्पेरिटी को अटेन कर लिया था। और इनके बाद जो भी इनके वंशज आए उनका भी किंगडम का जो स्पेन रहा वो काफी ज्यादा लंबा रहा, ठीक है ना। अशोका के बाद अशोका और उनके बेटे के बाद इनका जो राज्य था वो धीरे धीरे हारने लगे ये लोग। शकाज ने वेस्टर्न मालवा और गुजरात में कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद फिर इन्होंने 3 जगह क्या किया, कंट्रोल किया प्रॉस्पेरिटी को वेस्टर्न इंडिया में, जिसमें ब्रॉन्ज, कैम्बे और सपोरा आता है। उज्जैन इनका सेकंड कैपिटल बना उस टाइम पर। और ग्रेट पैटर्नर्स ऑफ आर्ट्स बनाए गए यहाँ पर, और इनके लिटरेचर्स के भी यहाँ पे काफी सारी चीजों को एक्सपोज किया गया है। इनका जो कोड था वो एड्रोनेट था, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स रहते थे, हमारे पोइट्स रहते थे, जैसे कालिदास थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्स थे, ठीक है ना। इसके बाद एक चाइना से आए थे जो कि चाइनीज पिलग्रिम थे, जिनका नाम फाहीन था। इन्होंने इंडिया में आके विजिट किया था। इन्होंने काफी सारी डिटेल्स दी हैं गुप्ता के टाइम की, ठीक है ना। और रिटन में भी शो किया है इनके काम को और इनके एडमिनिस्ट्रेशन को, इनके वर्क को, हर चीज को इन्होंने पेपर वाइज सबमिट किया है, ठीक है ना। अब फॉल ऑफ द एम्पायर, अब इनके एम्पायर में एकदम से डिक्रीमेंट कैसा है। चंद्रगुप्त सेकंड के जो सक्सेसर थे, उनके जो बेटे आए कुमारगुप्त, उन्होंने भी अपने राज्य को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया था। लेकिन उनके जो बेटे आए सकंद्रगुप्त, ठीक है ना। और ये जो सकंद्रगुप्त थे, इन्होंने गुप्ता के एम्पायर में काफी ज्यादा फेलियर्स लेकर आए, ठीक है ना। थ्रीट ऑफ द हुनास इन्वेशन, यहाँ पे हुनास का आना हो गया था, आगमन हो गया था। हुनास जो थे वो काफी एक्सीलेंट हॉर्समैन थे और आर्चरीज थे, मतलब ये घोड़े पे बैठे बैठे हथियार फेंक देते थे और वो ठिकाने पे लगते थे, ठीक है ना। जो स्कंदगुप्त थे, उनके जो सक्सेसर्स हुए वो बिल्कुल ही सक्षम नहीं थे कि जो ये हॉर्समैन इतने फास्टर थे उनको वो डिफीट कर पाए। तो यहाँ पर आते आते जो गुप्ता का रूलर था वो मिडिल 16th सेंचुरी एडी में बिल्कुल ही डिफीट हो गया, हार गया। जो ग्रोसरीज थी गुप्ता की वो फेडेड हो गई सेंचुरी खत्म होते होते, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो आपकी हाफ चैप्टर की मिल जाएगी, नेक्स्ट टर्न पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखिए, फिर चैप्टर रीड करिए। बाय बाय।